Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening भाई सबको। Good evening everyone। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है सर, आप बताइए। बस आप लोग का आशीर्वाद है। चलो कुछ पढ़ा लिखा जाए। मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद हम लोगों ने क्लासेस ज्वाइन किया है, हमारी क्लास ज्वाइन की है, क्योंकि मैं कल भी पूरी बहुत शिद्दत के साथ कोशिश कर रहा था कि क्लास ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन मेरा नेट कनेक्शन इतना पुअर था कि मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर पाया। इसलिए सॉरी फॉर दैट। मैंने इंटीमेट कर दिया पहले लोगों को, लेकिन उसके बावजूद क्लास नहीं हुई। वेल, कोई बताएगा मेरे को कि मैंने लास्ट क्लास में कहाँ तक क्या पढ़ाया था, क्या किया हम लोगों ने अभी तक? मेरे को कुछ याद नहीं। यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड खत्म हो गया था, तीसरा खुद से करने के लिए कहे थे, फिर यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले थे। अच्छा, थर्ड यूनिट मैंने कहा था कि खुद से करिएगा। यस सर। बहुत अच्छी आपने बोला था पैरोल और अकाउंटिंग ये सब पढ़ाए थे सर आपने। पैरोल वही नहीं थर्ड होती, यूनिट है। पेरोल। यस सर। हाँ तो ठीक है, मैं 1 मिनट होल्ड करना, जब मैं सिलेबस खोल लूं तब मेरे को समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर सिलेबस VC 106। यस। हाँ, नाउ आई थिंक मैंने ये बोला था कि यूनिट 1 यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिट 3 मैंने ये बोला था कि बिजनेस एप्लीकेशंस है। जिस बिजनेस एप्लीकेशन में डिजाइन एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो इस डेवलपमेंट एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कहने का आशय ये था कि पहले तो ये चीज बताइए कि आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा लिखा है, कुछ कहीं कुछ करा हो रहा है कि बस मैं बता रहा हूं? कुछ आप लोगों ने किया है, पढ़ा है इसके बारे में? क्लास, इज आई एम ऑडिबल? हेलो? यस सर, सर पढ़े तो हैं मगर उतना क्लियर नहीं है सर। नहीं, वो तो कभी क्लियर नहीं होगा जब तक मैं ना लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। क्लियर नहीं होगा तो मुझे पता है। यस सर। यस सर। नालायक, शर्म नहीं आती यस सर बोल रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जितना आपने पढ़ा एटलीस्ट यू ट्राइड, इट्स अ गुड थिंग। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने जो भी किया बहुत अच्छी बात है। तो ये डिजाइन एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेरोल, ये चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। एज वेल एज इन्वेंट्री कंट्रोल भी मैं कवर कर चुका हूं। दैट्स व्हाई मैंने ये कहा था कि इन चीजों को आप प्रीवियस मैंने नोट्स पढ़ा रखा है, फर्स्ट यूनिट का है, उससे आप रेफर करेंगे। एज वेल एज इन चीजों को आप गो थ्रू होइए, इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू देखिए, और बेहतर से बेहतर इनके बारे में नोट्स बनाइए और करने की कोशिश करिए। Clear? And the rest of the topic, that is ERP, which means that enterprise resource planning, ये आपका जो बचा हुआ था इस यूनिट में, इसको मैंने कहा था मैं बताऊंगा और आप लोग देखने की कोशिश भी करिएगा। मेरे ख्याल से क्लास में एक बालक है, उसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। उसने मेरे को इस टॉपिक के बारे में उसने पढ़ा था कहीं पे इंटरनेट पे, उसका लिंक भी मैंने भेजा भेजा था। मैंने मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा कौन बालक था, लेकिन वो सर मैंने भेजा था। अच्छा, सलमान जी ने भेजा था। सलमान जी वेरी गुड। तो जहां से भी इन्होंने ढूंढा, देखा, बहुत अच्छा इन्होंने लिंक दिया था मेरे को। सलमान, उस लिंक को क्या चैट बॉक्स में शेयर करेंगे आप? सर कहाँ पर? अच्छा ओके, भेजता हूँ सर। ये चैट बॉक्स में शेयर करो तो मैं उस अपने सिस्टम पे मैं खोल के देखता हूँ थोड़ा। मोबाइल बगल में रखा होगा, कौन मोबाइल छुए। तो इस सलमान जी ने इस टॉपिक के रिगार्डिंग, दैट इज ईआरपी टॉपिक के रिगार्डिंग नेट पे देखा था। तो बहुत अच्छा, कहीं जहां भी उन्होंने देखा उसका लिंक मेरे को शेयर किया था, तो मैं भी उससे गो थ्रू हुआ था। तो मेरे को तो जहां पे जो भी कंटेंट मिल रहा था, जो इन्होंने दिखाया, मुझको अच्छा लगा। लेकिन इन्होंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पूछा कि सर क्या मैं क्लास से इस चीज को शेयर कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि अभी सब करने की जरूरत नहीं है। आपने शेयर कर दिया, दूसरे बंदे भी उन चीजों को फॉलो अप करेंगे। खुद से सबकी अपनी मेहनत होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने मना किया था। वेल, अभी इनसे मैंने उस चीजों को चैट बॉक्स में शेयर मैंने करवा दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस साइट या जो भी इन्होंने लिंक शेयर की है, इस लिंक के थ्रू गो थ्रू होइए और ईआरपी के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़िए।
वेल अभी मैं खुद भी ईआरपी ही आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको सुनिएगा, एज वेल एज जो लिखाऊंगा लिखिएगा, ठीक है क्लास? क्लास एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जी बताएं। सर हमने मतलब मैंने वो क्या कहते हैं बिजनेस एप्लीकेशन डिजाइन एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जी मैंने गूगल पे जाके इसे काफी ढूंढा था। और जी डिजाइन एनालिसिस में बिजनेस के अकॉर्डिंग्स में जो कि जी सिंपली बिजनेस को पॉइंट आउट कर रहा हो, कोई टॉपिक मतलब कोई वो नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिल नहीं रही थी। जो मुझे डिजाइन एनालिसिस का मिला था वो बहुत इन जनरल दिया हुआ था, मतलब जो कि सब चीजों को केटर करे। और अच्छा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मुझे मिला था वो राइटअप बहुत लंबा था, और उसे कंसाइज में उसमें कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो मैं समझ नहीं पा रही थी। जी जी सर, तो ये दिक्कत हो रही है उसमें। ये अगर आप मतलब शॉर्ट बहुत बहुत बड़ा है वो, लाइक 2-3 पन्ने का हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड कोई फाइनेंशियल बात हाँ नहीं, सर, मैंने भी देखा था नेट पर, मतलब समझ में नहीं आ कोई रहा सर, बात कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ठीक लेंदी ठीक हुआ जा सलमान, रहा है। लेट मी मुझे बोलने दीजिए। 2 पन्ने का हो, 4 पन्ने का हो, 10 पन्ने का हो, आप लिखिए, पढ़िए, लिखिए, उसको समझिए, और जितना टॉपिक जितनी भी कंटेंट हो उसको समझिए और कंठस्थ करिए। आपकी उम्र है करने की, करना होगा। छोटा जी है, सर। ज्यादा है, कंसाइज करना है, वो एक अलग इशू है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर ने जो लिटिल टास्क आपको दिया है वो आप 2 या 3 पन्ने में कवर आउट करने की कोशिश मत करिए। इज आई एम राइट अदिति? ठीक है सर। ठीक है सलमान? और सर ओके सर, डिजाइन ठीक है। एनालिसिस का? डिजाइन एनालिसिस अभी मैं और लोगों से पूछ लूं किसने क्या किया, हो सकता है शायद किसी को कुछ मिला हो। ठीक है ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो अभी मैं क्लास ओवर होने पे इस चीजों को सॉर्ट आउट कर दूंगा। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास आप लोगों को पता है कि एक जादू की छड़ी, एक जादू का पिटारा है। मैं मेरे सामने आप लोगों के थ्रू कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कोई टॉपिक की, तो मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करता है, कोई इमेजिन कर सकता है मैं कैसे करूंगा? अदिति कोई आइडिया कि मैं मार्क्स दे देंगे क्या दे सर। देंगे? टास्क दे दूंगा? मार्क्स दे देंगे। अरे बेटा, अब मैं तो ज्यादा असाइनमेंट टास्क देते ही नहीं, और मैं तो वही देता हूँ जो मैं पढ़ाया रहता हूँ। अच्छा इतना सर। डर मुझसे कि मैं टास्क दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, मैं तो बहुत कम असाइनमेंट देता हूँ। अगर आप लोग सिलेबस उठा के देखो तो एक एक टॉपिक बाय टॉपिक मैंने पढ़ाया है लिटरली। जी सर। क्यों आशुतोष? चलो हाँ, बिल्कुल अदिति ने बिल्कुल सही बोला है कि सर के पास जादू को पिटारा एक छड़ी है, कि अगर मेरे को लगता है कि कहीं कोई कोलिजन हो रहा है तो मैं उसको असाइनमेंट के थ्रू सॉर्ट आउट कर दूंगा, और वो हो जाता है ना। जिस तरह से हमारे हाथ की आप 5 इवन 10 उंगलियों का अगर आप पैरेलल रख के देखेंगे, 1:1 करके देखेंगे, तो वो पैरेलल फिंगर्स भी इक्वल नहीं है। तो क्लास में सारे बच्चे इक्वल्स नहीं है, सबके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कहीं ना कहीं दिमाग चला लेते हैं, मेरा ये मानना है। तो कहीं ना कहीं से तिगड़म लगा के आंसर भी ले आएंगे। मुझे आता है, मुझे पता है, आई नो, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को भी चाहता हूं कि आप लोग भी इंटेलेक्चुअल बनिए, खोजी बनिए, ठीक है? चलिए आज की बातें हम लोग करते हैं। दैट इज आवर टॉपिक इज टुडेज आवर टॉपिक इज ईआरपी। ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। What does it stands for? ERP stands for Enterprise Resource Planning. Basically इस टॉपिक की नीड क्यों पड़ी, कब पड़ी, कैसे पड़ी, उसको समझाने जा रहा हूं कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यह आशय ये है कि हमारे पास जो कंपनियां हैं, जो भी बिजनेस है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे हमें अपने रिसोर्स को मैनेज करना है। We have a lots of, there are different varieties of variations of resources in an enterprise, in an industry or an organization or some other way. सभी जगह या दूसरी जगह पे हमारे पास डिफरेंट तरह के रिसोर्सेस होते हैं, और रिसोर्सेस को मैनेज करना, अगर हम मैनुअली उन चीजों को मैनेज करते हैं बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, और कहीं ना कुछ चीजें छूट जाती हैं।
तो कहीं ना कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हमको पर्टिकुलर किसी फील्ड में एक डिसीजन लेना होता है, डिसीजन बिजनेस में लेना होता है, मतलब क्या होता है कि हमारा डिसीजन 3 लेवल पे हो रहा होता है। हो सकता है हमारा शॉर्ट टाइम का हो सकता है कि हमारा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम का हो, 5 से 6 महीने या साल भर तक का होगा, या हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा, मींस लंबे समय के लिए 2-4 साल 5 साल डिसीजन होगा। तो वहां पे अगर कोई चीज छूट जाती है तो मेरा डिसीजन जो होगा वो एप्रोप्रिएट वर्किंग डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिसीजन लेने के दौरान हमें अपने इर्द गिर्द की सारी चीजों को वॉच करना होगा, प्रीवियस रिजल्ट्स के एनालिसिस को एनालाइज करके ही अपने डिसीजंस को हम ले पाएंगे। अगर हमने मैनुअली चीजों को काम किया होगा तो बिकॉज वी आर ह्यूमन इन नेचर, हम लोग क्या है, ह्यूमन है, हमारा नेचर भी ह्यूमन नेचर है, सॉरी बिहेवियर भी ह्यूमन नेचर वाला ही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए गलतियां कर बैठते हैं, और उस गलतियां करने से ही क्या होगा कि हमारा बिजनेस सफर कर जाएगा, हमारा डिसीजन सफर कर जाएगा। तो वो डिसीजन हमारा डिफरेंट फील्ड में भी हो सकता है, अगर वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करने के लिए हो, मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए हो, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए हो, मार्केट के डिमांड को मैनेज करने के लिए हो, सप्लाई को मैनेज करने के लिए हो, हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हो, हमारे कंपनी या कंपनी के या तो एम्प्लॉयज के बीच की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए हो, प्लानिंग के लिए हो, अकाउंटिंग के लिए हो, लॉट्स ऑफ फील्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन इंडस्ट्रीज। तो एक छोटी सी गलती के कारण वो डिसीजन हमारा गड़बड़ा सकता है। तो वो डिसीजन गड़बड़ाए ना, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक ईआरपी का यूज कर रहे होते हैं। ईआरपी बेसिकली है क्या, ईआरपी आपका एक सॉफ्टवेयर है। ईआरपी इज अ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके फंक्शंस को मैनेज करने के लिए by a single computer system to serve the various needs of the various departments। मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बच्चों? क्लास, हेलो? यस सर, यस सर। यस सर। तो ईआरपी का मतलब क्या हो गया, एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो एक सिंगल सिस्टम पे या कंप्यूटर पे रन करता हो, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग फंक्शनैलिटीज, फंक्शंस या जो भी उनका सर्विंग वे होगा उनको मैनेज करने के लिए, डिपार्टमेंट्स की नीड को मैनेज करने के लिए हम ईआरपी सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सर हमारा टॉपिक तो ईआरपी है, हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कहां से कर रहे हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर आ कहां से गया? बेसिकली ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इसके साथ इसलिए नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के फॉर्म में ही आता है। आप कंप्यूटर सिस्टम भी यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो मोबाइल से भी आप अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं। मैनेज कैसे करते हैं कि आपको सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपने दूसरे काम टास्क को परफॉर्म करना है, तो वी यूज मोबाइल सेल फोन्स, बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वी मेक रिमाइंडर्स। हम रिमाइंडर्स को लगाए रहते हैं कि इतने बजे मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, इतने बजे मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। एज वेल एज अगर किसी को आपको पर्टिकुलर मैसेज भी ड्रॉप करना होता है, तो आप मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में सॉरी मैसेज को प्लॉट करके, डिजाइन करके उसको सेट कर देते हैं कि इतने बजे या उतने बजे ऑटोमेटिकली वो मैसेज अगले मोबाइल पे ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो ये हुआ कैसे? थ्रू अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन, सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ कि ऑटोमेटिकली आपका वो काम हो रहा है। ड्यू टू ह्यूमन नेचर के कारण हम वो चीजें इफेक्टिव टाइम पे करना भूल सकते हैं, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर उन चीजों को नहीं भूल सकता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम और ह्यूमन में यही डिफरेंस है कि हम और आप टायर्ड हो सकते हैं किसी छोटे से काम करके, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम उस छोटे या बड़े काम को नहीं देखता, वो कभी भी किसी काम को करने से सकता नहीं है और कंटिन्यूअसली उस काम को करता रहता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन यू, मी एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग के साथ हम ईआरपी के साथ सॉफ्टवेयर इसे लगाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी का इस्तेमाल एज अ सॉफ्टवेयर के फॉर्म में किया जाता है। क्लियर क्लास? यस सर। सर इसका वर्क नहीं समझ में आया सर, एक बार बताइए। क्या चीज नहीं समझ में आया बेटा?
सर वर्क मतलब इसका वर्क क्या है, मतलब वही नहीं समझा एक बार। इसका वर्क ये होता है कि बिजनेस है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके सामने ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं और मैनेजर्स के सामने कुछ डिमांड्स आती हैं। अब उन डिमांड्स को देख के, अब वो डिमांड कॉस्ट इफेक्टिव डिमांड भी हो सकती है, तो मैनेजर्स घबरा जाते हैं कि अब क्या करना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए मैनेजर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि वो डिसीजन कैसे ले। प्रॉफिट ही होना चाहिए हमको प्रोडक्ट पे, कंज्यूमर बेसिस पे हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, कस्टमर मेरा इधर उधर मार्केट में भटकना नहीं चाहिए, जो भी हम प्रोसेस करें वो फ्लेक्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। अगर हमें बिजनेस को ऑल्टर करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसको इजीली कर सकें, एज वेल एज हम सही समय पे सही डिसीजन ले सकें और जो भी काम कर रहे हैं उसमें इसी आसानी से चेंजेस कर सकें। तो अगर हम बाय मुंह केवल मुंह से ये सब चीजें करें, अपने एक्शन में ना लाए और केवल एक दूसरे से कह के करें या करवाएं, तो थोड़ा सा टफ होता है, साइंटिफिक वे में नहीं हो पाता है। अगर कहीं पे आपको कोई कॉस्ट इफेक्टिव बात करनी है, किसी चीजों की कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हुआ मतलब आप एक आपने प्लान बनाया है कि आपका मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम है कोकोनट ऑयल, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट में आपका एक प्रोडक्ट रन कर रहा है और उस प्रोडक्ट का नाम है कोकोनट ऑयल। अब मार्केट की डिमांड को देखते हुए आपने कोकोनट ऑयल की प्राइस को कुछ एक एक्स रुपीज सेट कर रखी है, लेकिन अब उसके कंपैरिजन में, आपके कोकोनट ऑयल के कंपैरिजन में एक दूसरे बिजनेस, दूसरे इंडस्ट्री ने भी कोकोनट ऑयल को मार्केट में लॉन्च किया और जिसकी कॉस्ट x-5 है। मींस आपकी प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो गया। मैंने क्या बोला? x-5 हो गया। जो भी मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कोकोनट ऑयल की x है और अगले लिए क्या कर दिया? x-5। तो अब आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है। अब आपका मार्केट में वो चीजें बिक नहीं पा रही हैं, अब आप क्या करोगे? रन टाइम पे डिसीजन कैसे लोगे? डिसीजन तो ये नहीं लोगे ना कि आपने देखा कि उसका यार प्रोडक्ट x-5 है तो लाओ मैं x-6 कर दे रहा हूं, कर दोगे तो अल्टीमेटली आप लॉस में हो जाओगे। क्यों लॉस में हो जाओगे? आपने ऑलरेडी मार्केट से लोन ले रखा होगा, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के बेसिस पे कस्टमर बना रखे होंगे, बहुत सारी चीजें आपका लॉस मोड में चला जाएगा। आप तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते इस तरह से कि उसका x-5 है तो मैं x-6 कर लेता हूं। आप अपने मार्केट को सर्वे करोगे, एनालाइज करोगे, आपके प्रोडक्ट को कितने लोग पसंद करने वाले हैं और जिससे उनके कस्टमर के ऊपर कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कि कितने लोग कॉस्ट इफेक्टिव वाले कस्टमर्स हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजों को आप सर्वे करोगे, एनालाइज करोगे, फिर निकाल के आप डिसीजन लोगे कि मुझे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना रिडक्शन करना चाहिए जिससे कि मार्केट में सरवाइव कर पाऊं। अगर आपके पास एनालिटिकल मेथड होंगे, कुछ साइंटिफिक अप्रोच होगा, तब आप बेटर तरीके से इन चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे और ये आपका कंप्यूटर ही आपको हेल्प आउट कर पाएगा, सॉफ्टवेयर ही हेल्प कर पाएगा। और जो कंप्यूटर, जो सॉफ्टवेयर हेल्प कर पाएगा आपको इस तरह डिसीजन लेने में, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अपने रिसोर्स की प्लानिंग को हेल्प करने के लिए, एंटरप्राइज के रिसोर्सेस को प्लान करने में जो मुझे हेल्प करे, जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर आदित्य? यस सर। यस सर मतलब कि ERP को हम बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। एग्जैक्टली बहुत सारे फील्ड में इसका यूज करते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे और हर डिपार्टमेंट को अपने लेवल पे अपना अपना डिसीजन लेके ही अपने डिपार्टमेंट को रन कराना है। तो अपने डिपार्टमेंट को रन कराने के लिए लोग कहीं ना कहीं कोई भी एक साइंटिफिक अप्रोच, एक मेथड की यूज करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं करेगी? तो यही ERP उसको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में या मैनेज करने में। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। चलो अब थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कर लीजिए। अभी लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते हैं? चलो बोले, पूछने में तो कोई बोलता ही नहीं है सब। मैं तो लिखवाऊंगा ही, लेकिन पूछो तो एकदम सब सन्नाटा खींच लेते हैं। तो संडे को काहे क्लास रखती है सर? May I have a great pleasure to know your good name? Youth Ankit. God Gaming. What's your good name? अंकित। अंकित। फुल फॉर्म ऑफ अंकित? अंकित का पूरा नाम बताइए। अंकित राय। अंकित राय जी।
ओके चलिए हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन। जस्ट अ मिनट सर। यस अंकित जी, आपका नाम मेरे पास स्टूडेंट लिस्ट में तो है नहीं। सर, ही लेफ्ट द क्लास। लीव कर गया ना क्लास वो? यस सर। ये आपके क्लास की बदतमीजी है किसी की? किसी ने अननोन बंदों को लिंक शेयर किया था, क्लास में एंट्री कराया है? ये तो क्लास के महान भाई साहब लोग हैं आप लोगों के क्लब बैच में। सर ये पहली बार आया था अभी। तो इसीलिए पहली बार में तो मैंने पकड़ ली, जैसे मुंह खोला तुरंत मैंने पकड़ लिया। एक एग्जाम्पल बताएं, मैंने क्लास में कहा आप लोगों को एग्जाम्पल के बारे में बता भी रखा है। कुछ लोग सुन के कहेंगे हाँ सर मैंने सुना है। एक काला कौवा होता है, काले कौवे को अगर लीप दिया जाए, पोत दिया जाए, रंग रोगन कर दिया जाए, उसको कोयल बना दिया जाए, और लेकिन जैसे ही वो मुंह खोले पता चल जाएगा कि ये कौवा ही है। जैसे ही उसने मुंह खोला मैंने पकड़ लिया कि ये कौन बंदा है, कहां से आ गया। और ये आपके बैच के लोगों की मतलब कारस्तानी है कि जो लोग बाहरी लोगों को एंट्री दे रहे हैं। मेरा कोई लॉस नहीं है, ये आपका लॉस है। ये आपके स्टेटस को शो कर रहा है कि संडे क्यों क्लास ले रहे हैं। क्यों संडे दिन नहीं होता है क्या? मतलब एकदम निहायत बदतमीज बच्चे हो गए हैं बिल्कुल। मेरे को लगा था कि एक अच्छा स्टाफ आया होगा कॉलेज में, अच्छा स्टाफ है, बच्चे अच्छे होंगे, लेकिन वाकई आप लोग डिजर्विंग नहीं हो। आप लोग जो आजकल का समय चल रहा है, जो यूथ चल रहा है कि एकदम जिनको पढ़ना लिखना 13-22 कुछ नहीं करना है, केवल और केवल बिंदास मस्ती करना है, एंजॉय करना है और केवल बकैती करने क्लास में आना है। एग्जैक्टली वही किसी के लिए आप लोग अपने बैचमेट सॉरी अपने बाहरी फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लेते हो। अदरवाइज वो बालक आता कैसे यहाँ पे? जिसका भी फ्रेंड होगा इन्फॉर्म करिएगा, या आप में से वो लोग जान लीजिए कि जो बंदे का जो भी यूथ गॉड ट्रेनर था उसकी हाँ भाई साहब आ गए, अंकित राय फिर भाग गए। मेरे पास उनकी आईपी एड्रेस है, अभी मैं ट्रैक कर सकता हूं बंदा कौन था, कहां से था, किसका क्या नाम था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल आएगी। वेरी बैड। अच्छे मूड से हो, यहाँ पढ़ाने लिखाने हो यहाँ पे। चलिए क्या है हेडिंग डालिए, ईआरपी। ईआरपी में लिखिए, हेडिंग डालिएगा इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसमें लिखिए, इन एन इंडस्ट्री, इन एन इंडस्ट्री कॉमा some of the demands managers face is to be cost effective. managers face face is to be cost effective, full stop. in addition to that, comma, they are also faced Attention to
हाँ जी, सर इन एडिशन टू, in addition to that, comma, they also faced FACED, faced with challenges such as to analyze costs and profits on a product or consumer basis. Comma, to be flexible to face ever altering business requirements and to be informed of management decision making processes and changes in ways of doing business. सर प्रोसेस के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। Processes and changes, CHANGES, changes in ways of WAYS, ways of doing business. Full stop. Next line. Some of the challenges holding managers back include the managers back include the difficulty in attaining attaining accurate information, comma, lack of applications that existing business practices and bad interfaces full stop. When some challenges are holding a manager back, comma, that is where enterprise resource planning comes into play. Full stop. सर जी सर यहाँ पे जो आपने बोला मैनेजर बैक, इसका मतलब समझाइए।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हो आदित्य, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर जो आपने बोला होल्डिंग मैनेजर टू मैनेजर बैक का मतलब यहाँ पे क्या है? मैनेजर्स, इसका मतलब ये है कि जहां पे मैनेजर्स, जिस ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स के लिए पास चैलेंजेस आते हैं कि उनको डिसीजन लेना है, ठीक है, कुछ इंटरफेसेस ऐसे आ गए जहां पे उनको डिसीजंस लेना है और मैनेजर्स क्या होते हैं, बैक हो जाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉब्लम होती है, उनको डिफिकल्टीज अराइज होती है, तो वहीं पे हमारा ईआरपी सामने आता है जो मैनेजर्स को हेल्प आउट करता है डिसीजन लेने में। क्लियर आदित्य? यस क्लियर। इस लाइन का यही मतलब था। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ERP is a software solution. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ERP is a software solution that tackles the needs of an organization, that tackles the needs of an organization, comma, taking into account the process view to meet an organization's goal while incorporating all the functions of an organization. Full stop. नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, its purpose is to make easy the information flow between all business functions within the boundaries of the organizations and manage the organization's connections with its outside stakeholders, full stop. सर स्टेट Stakeholders, STAKEHOLDERS. नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा, ERP software tries to integrate all the different departments. ERP software tries to integrate all the different departments and functions of an organization
into a single computer system, into a single computer system to serve the various needs, to serve the various needs of these departments, to serve the various needs of these departments. Full stop. Full stop. Next line. The task at hand, the task at hand comma of implementing one software program, of implementing one ONE1 software program that looks after the needs of the finance department, the needs of the finance department together with the needs of the human resource department, with the needs of the human resource department and the warehouse seems 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 impossible. फुल स्टॉप. वेयरहाउस का मतलब होता है गोदाम, गोडाउन. फुल स्टॉप. आगे लिखिए. these different departments usually have an individual software program, that is optimized in the way each department works. Full stop. नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा. however if installed correctly, installed correctly, this integrated approach can be very cost effective, for an organization. Full stop. With an integrated solution, comma, different departments can easily share information. सर विथ हाँ बेटा. विथ एन के बाद एक बार कहाँ से बेटा? सर विथ एन. Okay. With an integrated solution, comma, different departments can easily share information and communicate with one another.
stop. Next line. The following diagram illustrates 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 the differences between non-integrated system versus 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 an integrated system for enterprise resource planning. Full stop. 1 मिनट होल्ड करिए क्लास. ये मैंने एक विंडो शेयर करी, सबको विजिबल हो रही है? यस सर। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा आपको लग रहा होगा, इसको डायग्राम बना लीजिए और जहां पे आपको लगे कि ये चीजें, ये टर्म मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है ये. ठीक है, डायग्राम को बना लीजिए. सर जो लिखा है उसको बता दीजिए, ब्लर दिख रहा है सर. हाँ देखिए, जो पहला वाला नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उस नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में लिखा है मार्केटिंग एंड सेल्स एप्लीकेशन. क्लियर? पहला वाला जो है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का जो डायग्राम बना है, इसमें पहले वाले रेक्टेंगल में लिखा है मार्केटिंग एंड सेल्स एप्लीकेशन. नेक्स्ट फिनेंशियल एप्लीकेशन, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन एंड लास्ट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन. तो इस पहले वाले नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो लिखा है सबको समझ में आ रहा है क्लास? यस सर. फाइन. सर अब वहाँ पे नीचे लास्ट में रेड वाले बताइए। क्या क्या कह रहे हो बेटा? सर वो रेड वाला लास्ट में, उसमें नहीं दिख रहा है क्या लिखा? क्या जो नीचे वाला जो बना है इंटीग्रेटेड वाले में? नहीं सर, नॉन। सर जो रेड, जो बाहर है सर वो नहीं दिख रहा है. ऊपर में जो रेड में लिखा है वो ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन. ठीक है? यस सर। हेलो, हेलो, यस सर। नीचे वाला बना लीजिए, इंटीग्रेटेड वाला भी. नीचे वाला बना लीजिए, इसमें भी वही चीजें लिखी हुई है जो ऊपर लिखा हुआ है.
बन गए बच्चे लोग? क्लास हो गया? जी सर हो गया। चलिए आपने अगर डायग्राम बनाया है, डायग्राम में देखिए दो चीज दिख रही है। एक पहला है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दूसरा क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं। आप डायग्राम को देखते चलिए। पहला डायग्राम है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इस डायग्राम में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 4 डिपार्टमेंट्स। पहला डिपार्टमेंट है मार्केटिंग एंड सेल्स एप्लीकेशन। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है, एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट है, ये अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो ये अपने प्रोसेसिंग को या अपने काम को खुद ही मैनेज कर रहा है। जो भी इस डिपार्टमेंट से वर्कआउट हो रहा है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा जा रहा है, वो अपने मार्केटिंग डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा है। मार्केटिंग एंड सेल्स एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी इनपुट हो रहा है, जो भी आउटपुट हो रहा है, जो भी चीजें निचोड़ निकल के आ रही है, वो कहां जाके स्टोर हो रही है? मार्केटिंग डेटाबेस के अंदर। सिमिलरली वी हैव अ फाइनेंशियल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट दैट इज फाइनेंशियल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। अब फाइनेंशियल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शंस के जो भी इनपुट्स होंगे, जो भी आउटपुट्स होंगे, वो कहां जाके स्टोर हो रहे हैं? दैट इज अकाउंटिंग डेटाबेस में। सिमिलरली वी हैव थर्ड डिपार्टमेंट दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है और इट्स रिलेटेड व्हाटएवर द information, it will be kept in materials database. Similarly in last that is human resource application department. इससे जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही होगी, जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही होंगी, कहां स्टोर हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस। तो आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में अगर आपने देखा, जहां पे किसी भी डिपार्टमेंट का आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, तो सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने इंफॉर्मेशन को अपने अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। इन केस एप्लीकेशन ये मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को कोई मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट एप्लीकेशन की ये जो भी उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो उससे मांगेगा। मींस डायरेक्टली उसको नहीं मिल सकता। इट विल टेक टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। मींस हमको अगर डेटा चाहिए, हम उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनसे मांगेंगे, वो हमको ढूंढेंगे, अवेलेबिलिटी होगी तो देंगे, नहीं तो हमको टाइम देंगे। अब इतना सब होने में भी हमको समय लगेगा करने में। इट विल टेक टाइम। माइट बी पॉसिबल कि डेटा ना मिल पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कस्टमर को क्या जवाब देंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन समय देंगे और कस्टमर कहेंगे सॉरी, हम आपको सर्विस नहीं दे सकते अदरवाइज। या लेकिन अगर हमने इन चीजों को इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से करा होता, मींस सभी डिपार्टमेंट, सेकंड वाला डायग्राम देखिए, इन सारों डिपार्टमेंट को हमने एक जगह कंबाइन कर दिया होता, उनसे जो भी चीजें निकल के आ रही है एक सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर होता, चाहे वो मार्केटिंग एंड एप्लीकेशंस सेल्स एंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट से हो, चाहे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन डिपार्टमेंट से हो, सभी का डेटा एक कॉमन सर्वर स्पेस में रखा जा रहा है, जहां पे हम कौन कौन डेटा रख रहे हैं? मार्केटिंग रिसोर्स प्लानिंग रख रहे हैं, मार्केटिंग रख रहे हैं, अकाउंटिंग रख रहे हैं, फाइनेंशियल रख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग रख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स रख रहे हैं, सेल्स का रख रहे हैं, सप्लायर्स रख रहे हैं, कस्टमर्स का रख रहे हैं। अब एट एनी टाइम और इन मीनवाइल टाइम किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी टाइप की डेटा की नीड होगी तो वो इजिली उसको अवेलेबल हो जाएगा। कस्टमर को वेट कराने की जरूरत नहीं होगी, इवन डिपार्टमेंट को वेट करने की जरूरत नहीं होगी, और डिसीजन वो तुरंत ले सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। दूसरे डिपार्टमेंट से अगर रिलेटेड होगा उसका डिसीजन, तो वो भी उसके पास अवेलेबल है और वो एट रैंडम डिसीजन लेके अपने बिजनेस को प्रोसेस में आगे ला सकता है। This is the difference in between non-integrated system and integrated system. In integrated system, we implement ERP software, or in non-integrated system,
We don't have an ERP softwares. Fine class, बात समझ में आ रही है? इस डायग्राम में क्या आशय है? यस सर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट था हमारा कि अब कोई भी चीज आती है, कोई चीज होता है, कोई डेवलपमेंट होता है, कुछ चीजें बन रही हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ है ना? हम लोग, आप सब बड़े बच्चे हो, एक बहुत जनरल सी बात होती है, हम लोग कहते हैं, हम लोग के घर में मम्मी पापा बोलते हैं कि या हम लोगों ने, आपने टीवी में सीरियल्स आते हैं, मूवीज देखते हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ये बात सबने सुनी होगी, ये एक जनरल छोटा सा कोट है, डोंट टेक इट अदरवाइज। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास इस ईआरपी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये कहते हैं कि what are the driving forces behind ERP? ERP के पीछे कौन सी प्रेरक शक्ति है जिसने ERP को इंप्लीमेंट किया? तो बेसिकली there are two main driving forces behind ERP for a business organization. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ERP को इंप्लीमेंट करने के लिए केवल दो ही प्रेरक शक्ति हैं। एक पहला होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरा होगा आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो सेंस से हम देखें, एक होगा हमारा बिजनेस सेंस, दूसरा होगा आईटी सेंस। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लास? यस सर, यस सर। चलिए हेडिंग डालिए तो और अच्छी समझ में आएगी। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ईआरपी, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ईआरपी। लिख लिया हेडिंग? चलिए इसमें लिखिए, देयर आर टू मेन ड्राइविंग फोर्सेस, देयर आर टू TWO2 मेन MAIN मेन ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड, देयर आर टू मेन ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड ERP, behind ERP for a business organization, for a business organization. Number one, in a business sense, number two, in an IT sense, in an IT sense। लिख लिया दोनों हेडिंग? हो गया क्लास? चलिए नेक्स्ट टाइम में हेडिंग डालिए, इन अ बिजनेस सेंस, इन अ बिजनेस सेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इन अ बिजनेस सेंस। इसमें डैश करके लिखिए, ERP ensures, ERP ensures customer satisfaction, ERP ensures customer satisfaction, comma, as it leads to business development, as it leads to business development, that is development of new areas, that is development of new areas, comma, new products and new services, and new services, full stop. Also it allows businesses, it allows businesses to face competition, allows businesses to face competition for implementing ERP, for implementing ERP
and it ensures efficient processes. It ensures efficient processes that push the company into into top gear. TOP, top gear. GEAR, gear. Full stop. Next heading डालिए, in an IT sense. Next heading, in an IT sense. इसमें लिखिए, most softwares does not meet business needs wholly, 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 and the legacy system today are hard to maintain. सर बिजनेस नीड्स के बाद रिपीट कर दीजिए. Business needs wholly, 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 and the legacy systems today are hard to maintain. Full stop. In addition, outdated hardware and software. In addition, outdated hardware and software is hard to maintain. Outdated hardware and software is hard to maintain. Full stop. हो गया भाई सबका? यस सर. किसी को छूट तो नहीं रहा है? भाई सर तो लेफ्ट हो गए. क्लास इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. इतना ही रखते हैं आज, ठीक है? सर जी सर वो एक चीज पूछना था. जी पूछिए. सर जो इसके पहले एक टॉपिक है सर डिजाइन एनालिसिस, तो वो सर जी. किस बारे में पूछा गया है? मतलब सर प्रोडक्ट डिजाइन एनालिसिस और इंडस्ट्रियल, मतलब व्हाटएवर, समझ नहीं आ रहा उसको. बेसिकली वो आपके कंप्यूटराइज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको कंप्यूटर पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में पूछा गया है. आदित्य ये सबसे थोड़ा समझा जिससे नहीं आ रहा है, वो पढ़े थे फिर भी नहीं आ रहा. पढ़िए, अभी फिर समझाएंगे. अभी हम इसको थोड़ा सा और पढ़िए, ठीक ओके है? सर. हाँ आशुतोष बोलो. जी हाँ हाँ बिल्कुल सही बात आपने पूछा है. हम लोग इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं या अपने पास भी रखते हैं. इवन हम लोग बैंक्स, अगर आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे बच्चे, स्मार्ट बच्चे हैं,
हम लोग बैंक वगैरह सब लोग जानते हैं, बैंक के बारे में जानते हैं, बैंक आते जाते हैं। तो बैंक में अगर हम आते जाते हैं, जो भी हमारा लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं बेटा ये पासबुक लो और जाके इसमें एंट्री करा के ले आओ। होता है ऐसा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम ये भी कहते हैं कि बैंक वाले कहते हैं कि आपका डेटा, आपका जो भी है वो सारी चीजें कंप्यूटर में, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आप लोग शायद इन चीजों से अवेयर नहीं है। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक के सर्वर में, या जो बाहर बॉम्बे वगैरह में बैंक है वहां के सर्वर में, जो उनका मेन सर्वर है जहां सेंट्रलाइज सर्वर रखा होता है, उनके सर्वर में आग लग गई। तो जब आग लग गई, जो मेरा एक मेन सर्वर है, जब उसी में आग लग जाएगा तो उससे जो कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, जो कनेक्टेड बैंक्स होंगे, वो डेटा को कैसे फेच कर पाएंगे? क्योंकि जहां पे उन्होंने डेटा को रखा था वो डेटा ही वहां से उड़ गया। अब उनके पास तो बैंक के पास कोई डेटा है नहीं। अब एज ए कस्टमर आप और हम बैंक के पास पहुंचते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर लेके, तो बैंक वाले कहते हैं अच्छा ये आपके पास है, हमारे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, हमारा सर्वर जल गया। तो देयर इज अ मिसकंसेप्शन, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे पास तो खैर ऑन पेपर डेटा है, लेकिन बैंक के पास वो चीज नहीं है। तो बैंक उन चीजों को डिनाई भी नहीं कर सकता है कि नहीं ये हमारे बैंक का नहीं है, क्योंकि वो किसने इशू किया था? बैंक ने इशू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था, इसलिए वो चीजें प्रूफ हो सकती है कि नहीं, दे आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर कंप्यूटर क्या है, आपने कंप्यूटर को बनाया है, एक मैन मेड मशीन सिस्टम है, ये फॉल्ट हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ऑन पेपर एक बार जो चीजें बन जाती है, सबमिट हो जाती है एज ए रिकॉर्ड, वो चीजें रहती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आशुतोष? इसीलिए हम वहां पे कहीं पे भी एज ए पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। ऑन मोबाइल तो बहुत सब कुछ चलता है, सारी चीजें हम लोग मोबाइल बैंकिंग लेते हैं, नेट बैंकिंग लेते हैं, लेकिन आप फिर भी बैंक में जाते हैं, या आप अपने पापा जी से, मम्मी पापा से, किसी से पूछिएगा पापा आपने क्या कभी एफडी करवाई है, फिक्स डिपॉजिट? बैंक वाले हमको एफडी का एक छोटा सा कागज इशू करता है, रिसिप्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट करता है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब एफडी हमारी कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू भी हो जाती है। कंप्यूटर सिस्टम पे तो चल रहा है ऑटोमेटिक, वो रिन्यू हो जा रही है, लेकिन मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगा, जज कर पाऊंगा कि ऑटोमेटिक रिन्यू हो गई तो अब मेरा पैसा कितना हो गया होगा? इसीलिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, भैया ये मेरी एफडी थी, इसके पीछे जो रिन्यूअल हो गया वो किस डेट का हुआ, कितना अमाउंट है, उसको लिख दीजिए, जिससे कि आप अपने साइड भी उस चीजों को जज कर सकिए और आपके पास डेटा रहे और सामने वाले के पास भी वो चीजें रहें। इज इट क्लियर आशुतोष? एनीथिंग और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? सर वो जो आपने मतलब लिखने के लिए भी कहा था, डिजाइन एनालिसिस और कंप्यूटर बेस्ड वो सब, तो सर डिजाइन एनालिसिस हमने वो प्रोडक्ट के बेस पे लिख दिया तो सही है? हाँ, जो कर दिया सब सही है। अभी तो मैंने देखा नहीं है ना, तो मैंने कैसे कहूँ कि क्या सही क्या गलत है? ओके सर। क्या मैंने ये असाइनमेंट सबमिट करने को बोला था क्या? नहीं सर, वो 3rd यूनिट अपने से लिखने कहा था ना आपने, सब असाइनमेंट नहीं था। अपने आप लिखियो तो तुम क्या लिखियो मैं कैसे देख पाऊंगा, मैं कैसे कह दूं क्या सही क्या गलत है ना? यस तो सर। ठीक है, उसको करते रहिए। अभी समय आएगा तो जैसे मैंने ईआरपी लिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो हो सकता है शायद वो भी मैं उसी क्यू में आगे वो भी करा दूं। ठीक है, चलिए, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एनीवन हैव एनी क्वेरी? किसी को सर ये पूछना है? ERP जो है सर, तो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फ्योल के या टेलर के? क्या क्या पूछ रहे हैं? सर ये ERP जो ये एप्लीकेशन है सर, तो ये पहले तो फ्योल के अंकित राय जी, प्रिंसिपल। आप ये बताइए कि आपका रोल नंबर क्या है? हेलो? सर लेफ्ट हो गया। क्लास। अरे यार, ये क्या बड़ा कमजोर प्राणी है, मेरे एक रोल नंबर पूछने से ही गायब हो गया। बहुत बेकार इंसान है, मतलब इतना भयानक नेट से क्वेश्चन निकाल के ले आया था, इतना भयानक क्वेश्चन लेके आया, सोचा कि एक के बम्बार्ड करेंगे सब डर जाएंगे। चलिए भाई, थैंक यू, लीव करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अटेंडेंस